आयुष्मान भारत की योजना में देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को जोड़ने का कार्यक्रम, यानी 50 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकते हो। परिवार में कोई बीमार होता है, हो सकता है परिवार का पुरुष सदस्य मुंह मोड़ ले, लेकिन घर की नारी यानी मां या बहन कभी मुंह नहीं मोड़ती। वो अपना जेवर गिरवी रख करके उपचार कराने में पूरी ताकत झोंकती है और ये लाभ उसको सीधे उसके सम्मान से जुड़ी हुई है। घर में अगर 10 सदस्य हैं और भोजन किसी प्रकार से 8 लोगों को प्राप्त हो रहा है तो घर की नारी भूखी रह जाएगी, लेकिन अन्य लोगों को भूखे नहीं रहने देती। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, यानी जो भी स्कीम है। और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा ग्रामीण भू अभिलेख घरौनी, ये भी महिलाओं को प्रदान किए गए। महिलाओं में अकेले उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर 3 करोड़ ऐसे ग्रामीण भू अभिलेख वितरित हुए, उनमें से 1 करोड़ से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश ने वितरित किए, जिसमें जमीन का कागज महिलाओं के नाम पर होगा और ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्था अनिवार्य रूप से की गई। 4 करोड़ गरीबों के लिए एक आवास बन जाना, यह व्यवस्था भी तेजी के साथ आगे बढ़ाई गई। अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 60 लाख गरीबों के लिए एक आवास बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाए। यानी हर वेलफेयर स्कीम में नारी की गरिमा और उनके सम्मान को, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। रोजगार मिशन के अंतर्गत भी और स्वरोजगार के साथ भी उत्तर प्रदेश ने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की अभिनव योजना प्रारंभ की थी कोरोना कालखंड में, और मुझे प्रसन्नता है कि 40,000 से अधिक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी प्रदेश भर में बैंक के लेन देन का पूरा काम, गांव को बैंक की कमी को पूरा करते हुए सफलतापूर्वक प्रदेश भर में कर रही हैं और इनके माध्यम से हजारों करोड़ का लेन देन होने के साथ साथ स्वयं भी मुनाफा कमाया जा रहा है। आपने देखा होगा पहले प्रदेश में 17 के पहले पोषाहार की स्कीम के साथ वे बदनाम ठेकेदार जुड़े हुए थे जो शराब के काले कारोबार के साथ प्रदेश के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे। आप सोचो, वही व्यक्ति शराब का ठेका, शराब की सप्लाई कर रहा है, वही महिलाओं के लिए पोषाहार का भी वितरण करता था और व्यापक धांधली होती थी। हमने THR प्लांट बनाए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया। आज 204 टेक होम राशन, इसके माध्यम से 60,000 महिला स्वयंसेवी समूह की बहनें 8,000 रुपए प्रति माह कमा रही हैं। आप अनुमान करिए, जिसमें पहले एक भी महिला को रोजगार नहीं मिलता था बल्कि महिला के हक को छीना जाता था, आज उसमें 60,000 बहनें रोजगार भी प्राप्त कर रही हैं और 2 करोड़ बहनों को सीधे सीधे योजना का लाभ भी इसके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। यानी सरकार की नीयत साफ हो तो योजनाएं अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं। पहले बेटी की सुरक्षा पे भी खतरा था, बेटी के रोजगार पर भी डकैती पड़ती थी। उसके लिए शासन ने कोई योजना बनाई भी तो योजनाओं पे डकैती कैसे पड़ती थी, पोषाहार मिशन उसका एक उदाहरण है। रोजगार में किस प्रकार की डकैती पड़ती थी, नौकरियों में व्यापक धांधली इसके उदाहरण है। बेसिक शिक्षा परिषद में आज के दिन पर 1 करोड़ 60 लाख से अधिक बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मुझे याद है 17 के पहले 70 से 75% बेटियां बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में नंगे पैर जाती थी।
कपड़े पुराने होते थे। मुझे याद है जब मैं बुंदेलखंड दौरे पे गया था, मैंने देखा कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। भौचक था, मैंने गाड़ी रोकी एक जगह पे, वो बच्चे पहले तो डर गए। मैंने पुलिस कर्मियों को अलग से मैंने लग किया, मैंने कहा तुम लोग हट जाओ, मुझे इन बच्चों से बात करने दो। मैंने देखा सर्दियों का समय, पथरीले रास्ते, वे बच्चे स्कूल जा रहे हैं लेकिन तन पे स्वेटर नहीं और पैर पर चप्पल नहीं थे। मैंने उनसे पूछा, एक बेटी थी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कौन क्लास में पढ़ती हो? उसने कहा चौथी क्लास में। मैंने कहा तुम्हारे पास स्वेटर नहीं है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा तुम्हारे पैर में चप्पल नहीं है क्या? चप्पल है नहीं तुम्हारे पास? उसने कहा नहीं। मैंने कहा तुम अकेली हो? कहा नहीं, भाई भी है। मैंने कहा भाई कहां है फिर? कहा भाई दूसरे स्कूल में पढ़ता है। भौचक था, मैंने कहा दूसरे स्कूल में कहां? कहा वो पब्लिक स्कूल में पढ़ता है और मैं सरकारी स्कूल में। तो मैंने कहा उसके पास भी कपड़े नहीं है? कहा नहीं, उसके पास तो कपड़ा उसके लिए बनाया गया है। मैंने कहा उसके पास भी चप्पल नहीं है? कहा नहीं, उसके लिए जूते आए हैं। तो मैंने कहा फिर तुम्हारे लिए क्यों नहीं आया? कहा मैं बेटी हूं ना। मैं भौचक था ये देख करके, और मैं उसी दिन यहां पर वापस आया और मैंने शाम को कहा, मैंने कहा प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के हर बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर ये सरकार देगी। और आज आप देखते होंगे हमारी ये लागत, इन सब की लागत कुल पड़ती है आज के दिन पर 1000 रुपए। हम 1200 रुपए हर बच्चे के लिए उसके अभिभावक के पास भेजते हैं कि आप ये सामान अपने बच्चों के लिए खरीद करके उनको उपलब्ध करवाइए। आज मुझे प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूं, अभी भी बहुत सारे अभिभावक हैं जो जूते मोजे लेने में कोताही बरतते हैं, लेकिन कम से कम अब मैं देखता हूं कि 90% बेटियां आज के दिन पे चप्पल पहन करके स्कूल जा रही हैं। आज उनके पास आप देखते होंगे यूनिफॉर्म होती है, सर्दियों में उनके पास स्वेटर होती है। आज उनका बैग फटा हुआ नहीं होता, वह भी अच्छा बैग लेकर के स्कूल जा सकती है। और हायर एजुकेशन में पढ़ने वाली हर बेटी के पास उसके हाथ पे टैबलेट होता है, टैबलेट। यह है नया चेंज। यानी ये 2017 की स्थिति कि बेटी भी सुरक्षित नहीं थी, उसके सामने स्वयं का सुरक्षा का खतरा था, उसके रोजगार पर डकैती पड़ती थी, उसके पोषाहार को चंद माफियाओं को डकैती डालने की छूट दे दी जाती थी। और स्कूल की स्थिति क्या थी, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति क्या थी? आज तो आंगनबाड़ी केंद्रों में हॉट मील मिल रहा है, पोषाहार मिल रहा है, और यह कार्यक्रम कोई बदनाम ठेकेदार नहीं करता है, बल्कि एक कार्यक्रम हम लड़े इसके लिए, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई इसके लिए। तमाम माफियाओं का गिरोह बार बार घेरता है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ करके फिर से लाए कि नहीं, महिला स्वयंसेवी समूह ही इसको चलाएगी और इसमें महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और ईमानदारी पूर्वक ये कार्यक्रम आगे बढ़ पाएगा। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा पा रहे हैं। इसलिए बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा ये सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच। और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन जिस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, कार्यक्रम का ये जो थीम दी गई थी कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, और सशक्त परिवार है तो समृद्ध समाज अपने आप बनता है, और समाज समृद्ध होता है तो राष्ट्र को सशक्त होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। विकसित भारत की संकल्पना का रास्ता यहां से जाता है, और विकसित भारत की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं कभी कभी इस बात को देखता हूं कि आखिर इस प्रकार की स्थितियां क्यों आई समाज में।
क्योंकि हमारा भारतीय समाज तो प्राचीन काल से बहुत जागरूक रहा है, वैदिक कालखंड से लेकर के अब तक, कि वे ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने जहां पर नारी को जब भी अवसर मिला उसने अपनी सशक्त उपस्थिति से नेतृत्व को आगे बढ़ाने में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती। हर स्तर पर उसने बेहतरीन नेतृत्व दिया और उस बेहतरीन नेतृत्व के माध्यम से जिन लक्ष्यों को प्राप्त किया है वह समाज के अनुकूल रहा है, समाज के लिए कल्याणकारी रहा है। हम लोग आज इसीलिए इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इस अभियान को पंचम चरण में भी हमारा यही अभियान है। हम लोगों ने पहले चरण में जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे, उन कार्यक्रमों के पीछे का ध्येय भी यही था कि महिला संबंधी अपराधों को न्यूनतम स्तर पर ला करके समाप्त करना। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार में जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, अकेले एक वर्ष में यानी 1 जनवरी 2024 से अगर हम लोग अब तक के मामलों में देखेंगे, केवल 24 और 25 तक के ही मामलों को देखेंगे, तो हम लोगों ने 9,513 ऐसे मामलों में 12,271 अपराधियों को दंडित करवाया है, जिनमें 12 अपराधियों को तो मृत्यु दंड की सजा करवाई है, 987 को आजीवन कारावास कराई है, 3,455 को 10 वर्ष से अधिक की सजा दिलाई है और 7,817 को 10 वर्ष से कम की सजा इस दौरान देकर के प्रदेश सरकार ने उन अपराधियों को एक संदेश दे दिया है। आपने कल देखा होगा, महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। आज का एक कार्यक्रम जहां हम लोगों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है, वहीं साथ ही साथ आपने देखा होगा यहां पे कुछ हम लोगों ने लिटरेचर भी आज यहां पे विमोचन किए हैं, जिसमें सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश, इससे जुड़े हुए मिशन शक्ति का ये फोल्डर है। इस फोल्डर में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा नारी सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनके स्वावलंबन से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इसमें दिए गए हैं, जिसको देख करके महिला बीट पुलिस अधिकारी हर ग्राम पंचायत में, हर वार्ड में जाकर के इसके बारे में जागरूक करेगी, इसके बारे में बताएगी। और मैं चाहूंगा कि गृह विभाग इस बात को सुनिश्चित करें कि ये हर कॉलेज और स्कूल में भी बालिकाओं को कम से कम ये फोल्डर उपलब्ध करवाए जाए, व्यापक पैमाने पे कराए जाए। जिला प्रशासन भी इसको देख रहा है, तहसील प्रशासन भी आज इस कार्यक्रम को देख रहा है, हर ब्लॉक स्तर पर एक कार्यक्रम, जिला प्रशासन स्तर पर एक कार्यक्रम को लोग देख रहे होंगे। वे इसको सुनिश्चित करें ये फोल्डर हर एक विद्यालय में जाए, हर बेटी के हाथ में आए, हर महिला के हाथों में जाए, वे देखें और इन योजनाओं से जोड़ करके उन्हें हम आगे बढ़ाने का काम करें। दूसरा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि मिशन शक्ति के इस अभियान के क्रम में हम लोगों को उनको अवगत कराना होगा। दूसरा फोल्डर है जिसमें महिला की सुरक्षा से जुड़े हुए वीमेन हेल्पलाइन 1090 है, या फिर हेल्पलाइन के रूप में हम लोगों ने जो प्रदेश के अंदर अन्य कार्यक्रम 181 है, या फिर पुलिस की PRB 112 की आपातकालीन सेवा, इसके बारे में इन सब के इंटीग्रेशन को लेकर के भी जो कार्रवाई की गई है, कब किसको कॉल करना, घरेलू हिंसा से जुड़े हुए मामले में
आप 181 पे कॉल करते होंगे, लेकिन अगर वह 1090 पर या 112 पर भी होती है तो उसके लिए हम लोगों ने एक और फोल्डर जारी किया है। इतनी हेल्पलाइन है। 1076 ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंचती है। मुख्यमंत्री स्वयं इसकी समीक्षा करते हैं। 112 आपातकालीन पुलिस सेवा का है। 1930 ये साइबर हेल्पलाइन है। कोई साइबर फ्रॉड हुआ है या फिर डिजिटल अरेस्ट की कोई कार्रवाई है, 1930 पर आप करेंगे। 1090 वीमेन हेल्पलाइन है। 102 ये गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा है। 101 अग्निशमन की सेवा है। 108 ये एम्बुलेंस की सेवा प्रदेश की है जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित है। 181 वीमेन हेल्पलाइन है और 1098 ये चाइल्ड लाइन के रूप में। ये सभी अभियान इंटीग्रेशन की तरफ हमारे बढ़ चुके हैं। यानी इनमें से किसी को भी आप कॉल करेंगी आने वाले समय में तो आपको वह सहायता उस संबंधित उस पर प्राप्त हो जाएगी। और 30 ये जो एसओपी जारी की गई है मिशन शक्ति केंद्रों के बारे में, हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र होगा। हर थाने में एक महिला हेल्पलाइन होगी जिसके माध्यम से महिलाओं से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के उनकी समस्या के समाधान का एक केंद्र वहां पर होगा, जिसमें एक महिला बीट पुलिस अधिकारी हमेशा मौजूद रह करके उन्हें सहायता प्रदान करने में अपना योगदान देगी। यह अभियान आज हम इसकी एक औपचारिक उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन कल हर जनपद में महिला बीट अधिकारी यानी सभी महिला पुलिस कार्मिक उनकी एक बाइक रैली निकलेगी। बाइक रैली निकलने के साथ ही इसका औपचारिक उद्घाटन हो जाएगा और परसों से शारदीय नवरात्रि जगतजननी मां भगवती के अनुष्ठान की तिथि है। इस दौरान हम लोगों को स्वाभाविक रूप से देवी के मंदिरों में भीड़ भाड़ होगी, सुरक्षा की व्यवस्था के साथ जुड़ना होगा, महिला सुरक्षा को पुख्ता करना होगा। जवाबदेही के साथ वहां पर अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा में सेंध लगाने की नियत से आया है तो वहां पर सख्ती से उसको निपटने की तैयारी भी होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं, अन्य कार्यक्रमों को भी हमें बाजारों में, स्कूल कॉलेजेस में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है। और अगले कुछ दिनों तक ये अभियान हर थाना, हर मंदिर, हर मार्केट, हर स्कूल कॉलेजेस में अभियान चलाना है। इस दौरान जो फोल्डर हम लोगों ने सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश का जारी किया है, इसको प्रभावी ढंग से हर संस्थाओं में देकर के, और हमारा आग्रह होना चाहिए कि हम विद्यालयों में भी इस बारे में कहें, स्कूल कॉलेजेस में भी कहें कि वे भी इसका प्रकाशन करके हर बच्चे को उपलब्ध करवाएं, हर बेटी को उपलब्ध करवाएं। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कौन कौन सी स्कीम है, उस स्कीम से वो जुड़ सके। हर महिला को पता लगना चाहिए कि उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान से जुड़ी हुई केंद्र और राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनसे वो लाभान्वित होकर के आगे बढ़ सकती है। ये सभी कार्यक्रम उसी श्रृंखला में जागरूकता के लिए भी है, सुरक्षा के लिए भी है और उनके सम्मान से जुड़ी हुई भी है। ये सभी कार्यक्रम एक साथ चलेंगे तो एसओपी के साथ साथ इस प्रकार के साहित्य को अगर हम आगे बढ़ा सकते हैं तो मिशन शक्ति का कार्यक्रम अपने पंचम चरण में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त होगा। हर एक विभाग को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, क्योंकि जब महिला बीट पुलिस अधिकारी पंचायत सचिवालय में जाएंगे, वार्ड स्तर पर जन जागरण के किसी कार्यक्रम के साथ जुड़ेगी तो पहला संवाद उसका सुरक्षा से संबंधित ही होगा। संवाद
महिलाओं के साथ, गांव की महिलाओं के साथ, नगर के मोहल्लों की महिलाओं के साथ सुरक्षा के से जुड़ी हुई कोई प्रश्न, किसी महिला को घर की हिंसा से, घरेलू हिंसा से परेशान होगी, उनकी मदद कैसे करनी है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि घर की हिंसा हो या बाहर की हिंसा, इस हिंसा से निपटने के लिए सही परामर्श उपलब्ध करवाना, ये चीजें बताना। हिंसा से जुड़ी भी कोई घटना नहीं है तो हमें वेलफेयर की स्कीम के साथ उन्हें जोड़ना होगा। उन्हें बताना पड़ेगा कौन कौन सी स्कीम है, कैसे इनसे लाभान्वित हो सकते हैं। इसके बारे में वहां पर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम के लिए एएनएम भी रहेंगी, आंगनबाड़ी भी पोषाहार मिशन के साथ जोड़ने के लिए उपलब्ध रहेगी, आशा वर्कर भी रहेगी, राजस्व से संबंधित मामलों को लेकर के लेखपाल भी वहां का वहां मौजूद रहेगा, ग्राम सभा से जुड़े हुए विभिन्न योजनाओं को लेकर के रोजगार सेवक आदि भी वहां पर उपलब्ध रहेंगे, ग्राम्य विकास अधिकारी भी वहां मौजूद रहेंगे, पंचायत सहायक मौजूद रहेंगे। ये 8-9 प्रकार के लोगों की उपस्थिति में जब हम गांव की महिलाओं के साथ संवाद बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से समस्या का समाधान का रास्ता निकलेगा। लोगों की कोई समस्याएं हैं, उसके त्वरित निस्तारण की कार्रवाई, इसके प्रति प्रशासन को जहां संवेदनशील होना होगा वहीं त्वरित मामलों के निस्तारण की दिशा में आगे बढ़ना होगा। दूसरा, हमें याद रखना होगा, जब सरकार की नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है, तो उसमें अनावश्यक रूप से उस पूरी मिशन में कोई भी अगर उसका दुरुपयोग करता है, उस मामले में कोई अनावश्यक रूप से इस मामले को फेल करने के लिए कोई कार्रवाई करता, कोई किसी प्रकार का गलत कदम उठाता है, तो उन लोगों की जवाबदेही भी तय करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर होता है अच्छे उद्देश्य से प्रारंभ किए गए कार्यक्रम कुछ चंद लोगों के कारण फेल होता हुआ दिखाई देता है। हमें ऐसे लोगों को जो बैरियर के रूप में हर मिशन के बीच में पड़ते हैं, उन्हें कुशलतापूर्वक उस मिशन के साथ, उस मिशन से दूर करना होगा। इसके लिए अच्छा होगा जनपद स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी सभी कार्मिकों की काउंसलिंग होना, उनको बताना क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें प्रयास होना चाहिए कि इस दौरान पीआरबी 112 की पेट्रोलिंग, फुट पेट्रोलिंग को बढ़ावा देने के साथ ही पर्व और त्योहारों के दौरान आने वाली उन चुनौतियों को भी, क्योंकि जगह जगह पंडाल लगेंगे, पूजा के पंडाल लगेंगे, रामलीलाओं के आयोजन होंगे, महिला सुरक्षा एक चुनौती के रूप में आज सामने आएगी। देवी मंदिरों के साथ साथ इन आयोजनों को भी हमें कुशलतापूर्वक संपन्न करना है, तो कोई चुनौती ना आने पाए, किसी बेटी को अपनी सुरक्षा के लिए कहीं गुहार लगाने की नौबत ना आने पाए। ये स्वतः स्फूर्त भाव के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस को और सभी संबंधित विभागों को सामूहिक रूप से इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस विश्वास के साथ मिशन शक्ति के 5वें चरण को आगे बढ़ाते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यह मिशन पहले चरण में 1 माह तक चलेगा और फिर हम इसको आगे बढ़ा करके 3 माह तक इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस 1 माह के कार्य की समीक्षा के उपरांत आवश्यकता पड़ी थी तो 1 माह के बाद और नहीं तो 3 माह के बाद हर जनपद में सफलतापूर्वक अपने अपने फील्ड में अच्छा कार्य करने वाले कार्मिकों को भी और इस क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली बेटी को, हर नारी को जिसने अपने अपने क्षेत्र में कुछ बेहतरीन किया है, किसी ने शिक्षा में, किसी ने स्वास्थ्य में, किसी ने कृषि विकास में, किसी ने अलग अलग समाज सेवा के क्षेत्र में, स्वावलंबन में, अलग अलग क्षेत्र में लोगों ने अलग अलग अच्छे काम किए होंगे। उन लोगों को सम्मान देने का कार्यक्रम भी जनपद स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी होना चाहिए। जिला प्रशासन के हमारे सभी अधिकारीगण उसकी सूची भी तैयार करके
जनपद के अंदर किन लोगों का सम्मान करने जा रहे हैं और राज्य के अंदर किन लोगों का सम्मानित होना चाहिए, उसकी सूची ससमय अगर राज्य को प्रेषित कर देंगे तो एक बड़े समारोह में हम उन सभी बहन और बेटियों का सम्मानित कर पाएंगे जो समाज की आधी आबादी के लिए एक नई प्रेरणा हो सकती है, एक नए रोल मॉडल के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश की थीम पर आधारित आज के इस मिशन शक्ति के 5वें चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और मुझे विश्वास है कि जगत जननी मां भगवती की कृपा से हम इस मिशन में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब समय है स्मृति चिन्ह प्रदान करने का। मैं